दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आप ननन होते हुए भी मेरी हर खुशी में जेठानी देवरानी की तरह अड़ंगा लगाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साया, ये तो बहुत महंगी महंगी साड़ी ले आई कौपल के लिए तुम। सुशी तुनकते हुए बोली। जीजी, उमेश ने कहा था कि जैसी भी साड़ियाँ कौपल को पसंद आई दिलवा देना, और कौपल को यही साड़ियाँ पसंद आई। लेकिन जीजी, बहुत महंगी नहीं है, बस देखने में ही ज्यादा भड़कीली लग रही है। साया नम्रता पूर्वक बोली। अरे, हमें बरगलाने की कोशिश ना करो, हम इतना तो जानते ही हैं जैसे मुझे समझ ही नहीं हो। लेकिन नम्रता की शादी में तो बस मामूली सी ही साड़ियाँ दे दी गई थी, अब देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हो। सुशी सीढ़ते हुए बोली। जीजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तब के समय के हिसाब से उसको साड़ियाँ दी गई थी, अब समय बदल गया है। आखिर 12 साल का अंतर मायने तो रखता ही है। साया अपने सरल स्वभाव से बोली। साया, देखो कौपल की शादी में देने के लिए बर्तन आ गए, देख कर रखवा लो। तभी उमेश वहाँ आकर बोले। अच्छा, मैं अभी आई। अरे उमेश, ये तो बड़ी भारी भारी बर्तन है, हमारी नम्रता को तो बस हल्के फुल्के ही बर्तन तुम लोगों ने दिए थे। सुशी एक एक बर्तन हाथ में उठाकर अंदाज से वजन करते हुए बोली। उमेश इस बात की परवाह न करते हुए साया से बोले। साया, तुम और जीजी आज जाकर सुनार की दुकान से गहने भी ले आना, वो भी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, फिर तो छोटी मोटी तैयारी ही बाकी रह जाएगी। उमेश डायरी खोलकर और तैयारी का जायजा लेने लगे। जीजी, आप तैयार हो जाइए, तब हम लोग कौपल के गहने भी ले आए चलकर। साया पास आकर बोली। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा, तुम कौपल को ही लेकर चली जाओ। सुशी जबरदस्ती कराते हुए बोली। ठीक है जीजी, मैं कोमल के ही साथ चली जाऊंगी। साया जान रही थी कि ये सब साथ न जाने का बहाना है, लेकिन फिर भी पलट कर कुछ नहीं बोली। हमेशा यही होता है कि सुशी जीजी उसकी और उसके बच्चों की खुशियों में जानबूझकर अंगड़ा डालने की कोशिश करती रहती। अपनी खुशियों को तो खूब खुश होकर पूरा कर लेती, लेकिन साया के समय मुंह बन जाता। जबकि सुशी अच्छी तरह जानती थी कि नम्रता की शादी में उमेश और साया ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया था, लेकिन अपने खुनस भरे स्वभाव से मजबूर थी। साया जब इस घर में ब्याह कर आई तो सास के साथ साथ सास के ही समान ननद सुशी से सामना हुआ। ये तो पापा ने मम्मी को पहले ही बताया था कि साया की माँ, साया की एक ननद अपनी 8 साल की बच्ची के साथ मायके में ही रहती है, हमें उससे क्या लेना देना, बस हमारी बेटियां सुखपूर्वक रहनी चाहिए। समधन जी तो बातों से बहुत ही सभ्य और सुशील लग रही थी, और फिर उनकी दहेज की भी कोई मांग नहीं है। जवाई शाह का भी अपना व्यवसाय अच्छा चलता है, और फिर अपनी साया इतनी समझदार है कि हर परिस्थिति को खूब अच्छी तरह संभाल लेगी, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। माँ तो उमेश के स्वभाव से ही निहाल थी। हाँ, सो तो है, तुम्हारे संस्कार हैं ही इतने अच्छे कि साया हर परिस्थितियों में निभा ले जाएगी। पापा ने साया की तरफ विश्वास की नजरों से देखा, और कुछ ही दिनों में साया उमेश की दुल्हन बनकर उसकी दहलीज पर पहुंच गई, और सामना हुआ सासू माँ से भी ज्यादा कट्टर सास यानी कि सुशी से सासू माँ तो साया के ऊपर अपना सारा प्यार उड़ेलना चाहती थी, क्योंकि 3 बेटियों के बीच में साया उनकी इकलौती बहू थी।
लेकिन सुशी को ये सब बिल्कुल भी ना सुहाता और वो साया की तरफ से कस्तूरी के कानों में उल्टी सीधी कानाफूसी करती रहती, लेकिन कस्तूरी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती और साया को भी प्यार प्यार में समझा देती। धीरे धीरे साया को सासू माँ की बातों से सुशी के मायके में रहने की वजह मालूम पड़ ही गई। सुशी के 2 नंदों और एक विधवा भाभी की जिम्मेदारी उसके पति के कंधों पर थी। हालांकि पुश्तैनी व्यवसाय अच्छा खासा चलता था, लेकिन सुशी जाते ही पति पर सिर्फ अपना अधिकार समझने लगी। सुधाकर अगर अपनी भाभी और बहनों के लिए कुछ लेकर आता तो ये बेमतलब का कलेश मचा देती और वो उसके ऊपर अलग रहने का दबाव बनाने लगी। पति सुधाकर ने इस बात को सिरे से नकार दिया, जबकि उसकी सास ने भी बहुत समझाया कि बहू सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन बचपन से ही दमंग स्वभाव की सुशी वहाँ बिल्कुल भी नहीं निभा पाई, क्योंकि उसका स्वभाव बचपन से ही बिल्कुल अलग था। जहाँ और तीनों भाई बहन एक साथ प्रेम से उड़ते बैठते, लेकिन उसकी बचपन में भी अपने भाई बहनों से पटरी नहीं खाती थी। बहुत बुलाया ससुराल वालों ने, लेकिन इसको नहीं जाना था, नहीं ही गई। लेकिन साया बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना होना और उसकी बातों को दिल से ना लगाना। अब अपनी बेटी ही है तो घर से तो भगा भी नहीं सकते। उसके पापा होते तब शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती, लेकिन अब तो उसके पिता भी नहीं है तो वह और भी जिद्दी स्वभाव की हो गई है। कस्तूरी साया को समझाते हुए बोली। अब सुशी साया की हर खुशी को अजीब सी नजरों से देखती, लेकिन नरम स्वभाव की साया हर हाल में खुश रहती। भगवान ने उसकी गोद में भी 2 प्यारे प्यारे फूल खिला दिए थे, एक बेटा और एक बेटी, और वह उनकी देखभाल में मस्त रहती। समय बीतने लगा, घर में जो भी सामान 3 ही आता और तीनों के लिए एक सा ही आता, लेकिन फिर भी सुशी के मन में हीन भावना भरी रहती कि मेरी बेटी को कोई प्यारी नहीं करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। समय बहुत तेजी से बढ़ चला। नर्मदा की शादी योग्य होने पर साया और उमेश ने आगे बढ़ चढ़कर खूब अच्छे से अच्छी शादी की, लेकिन तब भी सुशी को कुछ समझ में नहीं आया और वह बार बार कस्तूरी से यही कहती कि मम्मी अगर पापा होते तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते, इतनी अच्छी शादी करते। सुशी अब मुँह न खुलवाओ मेरा, बहुत भाग्यशाली हो तुम जो तुम्हें इतना समझने वाली भाभी मिली है, वरना तुम्हारी ही तरह होती ना तो वो भी इन सब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर तुम्हारी ही तरह ससुराल छोड़कर मायके जा बैठती। आखिर बताओ क्या कमी छोड़ी है उन लोगों ने। नर्मदा की शादी में कस्तूरी के शब्दों में आक्रोश था। मम्मी अब तो बहू के आगे मैं भी तुम्हारी आंखों में खटकने लगी हूँ, ये क्यों नहीं कहती। सुशी का मुंह बन गया, तुमसे तो कोई भी बात ही करना बेकार है। कस्तूरी कोई बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि अब तो सुशी उन्हें भी पटाख से जवाब दे देती थी, इसलिए उन्हें चुप रहना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि वह सुशी के स्वभाव से परिचित ही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुशी अपने आगे किसी की बात लगने ही नहीं दे सकती थी। और अब जब कोपल की शादी की शहनाइयों को बजने का समय आया तो सुशी हर सामान के लिए यही रोना रो रही थी कि देखा मम्मी, नर्मदा की शादी तो बस जैसे तैसे निपटा दी गई। अब देखो उमेश और साया को कि कैसे अपनी बेटिया की शादी दिल खोलकर कितनी अच्छी तरह से की जा रही है। सुशी अच्छाई उसको ही दिखाई पड़ती है जो देखना चाहता है, बल्कि तुम्हें तो खुद आगे बढ़कर अच्छे से अपनी भतीजी की शादी की तैयारियां करवानी चाहिए। और जब नर्मदा की शादी हुई
तब उमेश अकेले कमाने वाला था और अब तो उसका बेटा भी शानदार नौकरी कर रहा। मेरी मानो तो इस तरह की टोका टोकी बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बसा खुसा सामान भी उमेश और साया करना बंद कर दे। लेकिन कस्तूरी की बातों का सुशी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी साया सुनार की दुकान से गहने लेकर आ गई और कस्तूरी को लाकर दिखाने लगी। हे भगवान, अपनी बिटिया को इतने भारी भारी गहने, मेरी नर्मदा को तो बिल्कुल फूल ऐसे गहने दिए गए थे। सुशी के सीने पर वो गहने देकर जैसे साब लौट आया। जीजी बस बहुत हो गया। जिस दिन से कोमल की शादी की तैयारियां शुरू हुई, आप हर बात में यही कहे पड़ी हैं कि नर्मदा का ये हल्का दिया गया वो खराब दिया गया, जबकि नर्मदा की शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई थी। मैं जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई, आपने ननद होते हुए भी मेरी हर खुशी में जेठानी देवरानी की तरह अंगड़ा लगाया। मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन जीजी अब बात मेरे बेटिया की शादी की खुशी की है और अगर आप उनकी खुशियों में अड़गा लगाएगी तो अब मैं शुभ नहीं रहने वाली। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अगर सामान से रहना चाहती है तो खुद भी खुश रहिए और हम लोगों को भी खुश रहने दीजिए। आज साया के सब्र का बांध टूट गया था। उसने इतने सालों में पहली बार सुशी का खुलकर विरोध किया था और सुशी तो उसका मुंह ही देखती रह गई। लेकिन साया कोई भी प्रतिक्रिया न करते हुए गहने संभाल कर अलमारी में रखने के साथ चल पड़ी और वही कस्तूरी सुशी की ओर देखते हुए बोली, मैं ना कहती थी कि कोई भी माँ अपने बच्चों की खुशियों से समझौता नहीं कर सकती।